ममता बनर्जी को जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया। ममता सरकार के बड़े मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया। पिछले कई सप्ताह से नाराज चल रहे शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस हुगली रिवर ब्रिज कमीशन चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे को ममता सरकार और टीएमसी द्वारा इनके इस्तीफे की पहली किश्त माना जा रहा है। अधिकारी के इस्तीफे के बाद कल्याण बनर्जी को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा चुनावी तैयारियों में जुटी टीएमसी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी 30 से 35 सीटों पर अपना दबदबा रखते हैं। पूर्वी मिदनापुर जिले से आने वाले शुवेंदु अधिकारी टीएमसी से नाराज चल रहे थे और ऐसे में वे पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल शुवेंदु अपना सियासी पत्ता नहीं खोल रहे हैं। हाल ही में पार्टी के बैनर और ममता की तस्वीरों के बिना रैली कर चुके शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वे पार्टी के सदस्य बने हुए हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। उन्हें न तो निकाला गया है और न ही उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वे पार्टी के कई कार्यक्रम और कैबिनेट की बैठकों तक से गायब रहे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिए सिपाही की भूमिका निभाने वाले शुवेंदु अधिकारी आखिर अब बागी क्यों हो गए? ऐसा क्या हो गया कि वे लगातार कुछ समय से पार्टी के खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर पर आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्यों टीएमसी उन्हें मनाने में जुटी हुई है? ऐसे कई सवाल हैं जो न सिर्फ बंगाल बल्कि देश की राजनीतिक गलियारों में भी तैर रहे हैं। दरअसल शुवेंदु बंगाल में काफी ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनका प्रभाव न सिर्फ उनके क्षेत्र पर बल्कि पूर्व मिदनापुर के अलावा आसपास के जिलों में भी राजनीतिक दबदबा है। माना जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं। इसके अलावा जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बंगाल में संगठनात्मक बदलाव किया, उससे भी वे नाखुश हैं। शुवेंदु अधिकारी चाहते हैं कि पार्टी कई जिलों में 65 विधानसभा सीटों पर उनकी पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने बुरे प्रदर्शन ने टीएमसी को एक तरह से झटका दिया और विधानसभा चुनाव के लिए चेताया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवाएं ली। लेकिन प्रशांत किशोर के खिलाफ टीएमसी के कई नेता खुलकर सामने आ गए। ममता बनर्जी वही सब कर रही हैं जो प्रशांत किशोर उन्हें बताते समझाते रहे और इसी वजह से सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बांकुरा में आयोजित एक रैली में खुद को राज्य के सभी जिलों का इकलौता पार्टी ऑब्जर्वर घोषित किया था। शुवेंदु अधिकारी के करीबी सूत्रों के मुताबिक कई जिलों में ऑब्जर्वर की भी जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी को ममता की घोषणा पसंद नहीं आई और उन्होंने इस्तीफा देकर अपना मौन विरोध प्रकट किया। हालांकि शुवेंदु या टीएमसी के अन्य नेताओं ने इस्तीफा प्रकरण पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता के मुताबिक नेतृत्व और शुवेंदु के बीच वॉर ऑफ नर्व्स चालू हो गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस स्थिति का हल निकल आएगा। शुवेंदु अपने गृह जिले में पूर्वी मिदनापुर के अलावा पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और बीरभूमि जिले में कुछ भागों में करीब 35 से 40 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में अगले साल अप्रैल मई में संभावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर टीएमसी पिछले रास्ते से उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रही है। इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और सांसद सौगत राय को सौंपी गई है, जो शुवेंदु के साथ 2 बार बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राज ठाकरे उद्धव सरकार को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करने की अपील की है और कहा कि अगर किसी ने बिजली का कनेक्शन काटने की कोशिश की तो उसे एमएनएस के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। बिजली बिलों की होली जला चुकी बीजेपी ने भी बिजली बिलों में रियायत की मांग को लेकर आंदोलन किया था, लेकिन मामला बिजली के बढ़े हुए बिलों में रियायत के साथ राज्य सरकार के वादे का भी था, जिसे अब उद्धव ठाकरे की सरकार निभाना नहीं चाहती है। असल में बीजेपी और राज ठाकरे के प्रतिरोध के बाद सरकार के मंत्री नितिन राउत ने बिजली के बिलों में रियायत देने का वादा कर दिया था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे उस वादे को पूरा नहीं करना चाहते। इस मुद्दे पर मुंबई के जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में राज ठाकरे ने कहा कि मेरी लोगों से ये अपील है कि उन्हें बढ़े हुए बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करना चाहिए। इस पत्र में उन्होंने उपभोक्ताओं को राहत दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनी की किसी कर्मी ने कनेक्शन काटने की कोशिश की तो उसे हमारे कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मनसे के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के बिजली मंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन नतीजा उम्मीद जगाने वाला नहीं था। हम राज्यपाल के पास भी गए थे। उन्होंने राज्य सरकार के कुछ राहत पहुंचाने को लेकर उदासीन रुख पर निराशा व्यक्त की थी। राज ठाकरे ने कहा, मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं, तार्किक रहें और बिल के भुगतान में कुछ रियायत दें। बिल में छूट की मांग को लेकर मनसे ने मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर और औरंगाबाद में प्रदर्शन भी किया। मतलब कि महाराष्ट्र में ठाकरे बनाम ठाकरे की बीच नई जंग शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने पहले घोषणा की थी उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत दी जाएगी, लेकिन उसके बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। इसके बाद बीजेपी ने बिजली बिल की होली जलाकर राज्यव्यापी आंदोलन किया और अब मनसे के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला और उपनगर जिलाधिकारी को बिजली बिल माफ करने संबंधी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का मांग पत्र सौंपा। कोरोना लॉकडाउन के बीच शहर में धरना प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद आज सैकड़ों की संख्या में मनसे कार्यकर्ता हाथ में झंडे और तख्तियां लेकर किले पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें फारसखाना पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसी तरह नासिक और औरंगाबाद में भी मनसे ने जोरदार आंदोलन किया। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार ने बिजली बिल पर जजिया लगाया है और जनता की लूट शुरू हो चुकी है। हमने जनता का आह्वान किया है वे बिजली बिल अदा न करें। यदि किसी का बिजली कनेक्शन काटा गया तो मनसे कार्यकर्ता इसका जवाब देंगे। मामला बिगड़ता देख पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान ने अपनी ही पार्टी के ऊर्जा मंत्री को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि नितिन राउत ने बिजली बिल माफ की घोषणा करने में जल्दबाजी कर दी। उन्होंने वित्त विभाग को विश्वास में नहीं लिया। घोषणा करने से पहले राज्य मंत्रिमंडल में इस पर विचार विमर्श करना चाहिए था। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि ग्राहकों को बिजली बिल भरने के लिए सहूलियतें दी गई हैं। क्रूड ऑयल का भाव कम होने के बावजूद पेट्रोल 85 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। केंद्र सरकार से जीएसटी का 28,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को नहीं मिला। राउत ने कहा कि बीजेपी सरकार में ही उनके राज्य की तिजोरी खाली हो गई थी। राज्य पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ा संकट है। बिजली बिलों में रियायत देने से सरकार के पीछे हटने के बाद अब सत्ताधारी दलों के नेता इस बात को लेकर परेशान हैं। कैबिनेट मंत्री चौहान ने कहा कि बिजली बिलों में छूट देने की घोषणा करना हमारी जल्दबाजी थी, जिसे मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि राज्य में तीनों बिजली बिल कंपनीज के कितने ग्राहक हैं, किस कंपनी के ग्राहकों के अधिक बिल आए हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद ही छूट देने की घोषणा करनी चाहिए थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रताप सरनाईक के घर ईडी के छापे से उद्धव ठाकरे अंदर तक हिल गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला सरकारी ठेका दिलवाने और रिश्वत में मोटी रकम ऐंठने का है। इसलिए जांच की आंधी तो शिवसेना को भी झुलसाएगी। इसी से परेशान उद्धव ठाकरे ने भाषा की मर्यादा को भी लांघ दिया। अपने अखबार सामना के लिए अपने नेता संजय राउत को दिए इंटरव्यू में जिस भाषा में उद्धव ठाकरे ने सवालों के जवाब दिए, उससे जाहिर है उद्धव ठाकरे अंदर से बहुत परेशान हैं, बहुत हद तक डरे हुए भी हैं। सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे को लेकर लंबे समय तक बीजेपी और शिवसेना के बीच चली तकरार कुछ शांत हुई थी, लेकिन प्रताप सरनाईक मामले के बाद एक बार फिर से दोनों पार्टियों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। उद्धव ने एक मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मैं शांत हूं, संयमी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नामर्द हूं। और इस प्रकार से हमारे लोगों के परिजनों पर हमले शुरू हो गए। ये तरीका महाराष्ट्र का नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक संस्कृति है, हिंदुत्ववादी कहे जाने के बाद एक संस्कृति है, और आप परिवार पर आओगे, बच्चों पर आने वाले होंगे, तो हम पर हमला करने वाले जिसका परिवार और बच्चे हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी परिवार है और बच्चे हैं। आप दूध के धुले नहीं हो। आपकी खिचड़ी कैसे बनानी है ये हम बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच चले घमासान पर उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं उनकी तरफ करुणा भरी नजर से देखता हूं, क्योंकि जिन्हें लाश पर रखे मक्खन बेचने की आदत पड़ गई हो, वे राजनीति करने के लायक नहीं। दुर्भाग्य से एक युवक की जान चली गई। उस गई हुई जान पर आप राजनीति करते हो, कितने निचले स्तर पर गिर जाते हो। ये विकृत से भी गंदी राजनीति है। जिसे हम मर्द कहते हैं वो मर्द की तरह लड़ता है। दुर्भाग्य से एक जान चली गई और उस गई हुई जान पर आप राजनीति करते हो, उस पर अलाव जलाकर अपनी रोटियां सेकते हो। ये आपकी औकात है। महाराष्ट्र में सीबीआई के बैन पर उद्धव ने कहा कि सीबीआई को दुरुपयोग होने लगे तब ऐसी नकेल लगानी पड़ती है। हमारे पास नाम है, माल मसाला तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बदले की भावना रखनी है। फिर जनता हमसे क्या अपेक्षा रखेगी? बदले की भावना से ही काम करना है। तो तुम एक बदला लो, हम 10 लेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र ने मरी हुई माँ का दूध नहीं पिया है, बाघ की संतान है। कोई भी महाराष्ट्र के आड़े आएगा या फिर दबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? इसका इतिहास में उदाहरण है। आपके पास प्रतिशोध चक्र है, हमारे पास सुदर्शन चक्र है। हम पीछे लगा सकते हैं।
सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत से बातचीत में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों के बारे में बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय एजेंसीज का पूरे देश में दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नपुंसक हूं। जब उनसे लव जिहाद के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो सीएम ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार कहेगी तो हम इस पर कानून बना देंगे, लेकिन पहले ये बताया जाए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गौवध के खिलाफ कानून कब आएगा। केंद्र सरकार ने अब कश्मीर से पाबंदियां हटा ली हैं, तो क्या आप गोवा या पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा कानून लाएंगे जहां आपकी सरकार है? सीएम ठाकरे ने कहा कि बीजेपी उन्हीं राज्यों में ऐसे मुद्दों को उठाती है जहां चुनाव होने होते हैं और अगर लोग वोट देते हैं तो वे कानून बना देते हैं। हिंदुत्व को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल न करें। हम कभी ऐसे सहूलियत के हिंदुत्व में शामिल नहीं रहे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम ठाकरे ने ये भी कहा कि राजनीति में ही लव जिहाद का कॉन्सेप्ट लागू क्यों नहीं होना चाहिए। वे हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के की शादी का विरोध करते हैं तो आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन क्यों किया? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाली पार्टियों के साथ आपने गठबंधन किया है। क्या ये लव जिहाद नहीं है? जब संजय राउत ने सीएम ठाकरे से पूछा कि क्या उनका हिंदुत्व बदल गया है, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा, हिंदुत्व कोई धोती नहीं जो बदल ली जाए, ये हमारे खून और नसों में है। मैं अपने पिता और दादा के हिंदुत्व पर यकीन रखता हूँ। बाल ठाकरे कहते थे कि मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं बनना, मुझे आतंकवादियों को खदेड़ने वाला हिंदू चाहिए। हिंदुत्व का मतलब क्या? हिंदुत्व का मतलब सिर्फ पूजा अर्चना करना, घंटी बजाना नहीं है। क्या इससे कोरोना नहीं जाता? ये सिद्ध हो गया है। बेवजह किसी भी धर्म की आड़ में आप राजनीति मत करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कंगना रनौत के पीछे हाथ धोकर पड़े उद्धव ठाकरे और बीएमसी को उस वक्त करारा झटका लगा जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना के खिलाफ की गई बीएमसी की कार्रवाई को गैर कानूनी बता दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बीएमसी को कंगना के दफ्तर में की गई तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कंगना के खिलाफ की गई कार्रवाई अवैध और बदले की भावना से की गई है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया जो उसने कंगना रनौत को भेजा था। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कंगना को बड़ी जीत हासिल हुई। हाईकोर्ट ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कंगना रनौत के मुंबई को पीओ के बताने वाले बयान के अगले दिन एक नेता का बयान आता है और फिर कंगना को नोटिस देकर महज 24 घंटे का समय दिया जाता है। कार्रवाई होने के बाद अखबार में लिखा जाता है कि बदला ले लिया। असल में संजय राउत ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोला था। संजय राउत ने कंगना को बदला लेने की धमकी दी थी। उसी के ठीक 24 घंटे बाद बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद शिवसेना ने अपने अखबार में उखाड़ डाला वाला शीर्षक पूरी खबर के साथ छापा। जाहिर है कंगना के खिलाफ एक साजिश के तहत बीएमसी ने कार्रवाई की। हाईकोर्ट ने इसके पहले संजय राउत को भी जमकर लताड़ा था और कंगना के खिलाफ की गई उनकी हरामखोर वाली टिप्पणियों को लेकर कहा था कि राजनीति करने वालों को भाषा की तमीज होनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश भी दिए। इस संबंध में संबंधित अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस.जे. कैथावाला और आर.आई. छागला की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से ये तोड़फोड़ की गई वह अनधिकृत था। ऐसा गलत इरादे से किया गया था। ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था। अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक समिति बनाने के लिए कहा जो कंगना रनौत को हुए नुकसान का आकलन करेगी और फिर बीएमसी से इसकी वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक अदालत ने कंगना को रहने लायक निर्माण कार्य करने की अनुमति के साथ बीएमसी को कहा कि आगे से किसी भी नागरिक पर ऐसी कार्रवाई करने से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाए। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कंगना ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो ये व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि ये लोकतांत्रिक जीत है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे टूटे सपनों पर हंसा। एकमात्र इसका कारण है कि जब आप एक खलनायक की भूमिका निभाते हैं तो मैं एक हीरो हो सकती हूँ। इसके पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत के बारे में किए गए सवालों का जवाब देने से परहेज किया। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि कृपया इसे छोड़ दें, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरे पास इस बारे में बात करने का समय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
उद्धव ठाकरे सीएम बनने की सालगिरह मना रहे हैं। इसके लिए पूरे तामझाम के साथ सामना में अपना इंटरव्यू भी छपवाया और जिसको जो मनाया कह डाला। लेकिन पहले कंगना मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट और उसके बाद अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया और झटका देकर सरकार की सालगिरह का सारा मजा किरकिरा कर दिया। हाई कोर्ट ने कंगना मामले में साफ कहा कि पूरी कार्रवाई बदले की भावना के साथ की गई है। ऐसी ही बात सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से कही। कोर्ट ने एक तरह से ये कह दिया कि कानून और सत्ता का इस्तेमाल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दायर एफआईआर के प्रथम मूल्यांकन में अन्वय नाइक सुसाइड केस में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप स्थापित नहीं होते। शुक्रवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने अर्नब को जमानत दे दी। अंतरिम बेल के लिए विस्तृत कारण बताते हुए अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस अन्वय नाइक सुसाइड केस में रिपब्लिक टीवी प्रमुख के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, इसलिए ये जरूरी था कि अर्नब को जमानत दी जाए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत कोई नेक्सस नहीं मिला। ये नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं ने आर्किटेक्चरल फर्म के मुखिया को आत्महत्या के लिए उकसाया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह अगर प्रथम दृष्टया इसका अवलोकन कर रहे थे तो क्या उन्हें ये नहीं दिखा कि एफआईआर और धारा 306 के बीच कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने के मामले में हाईकोर्ट के इनकार पर उसे फटकारा और उनसे फाइनल कॉल लेने के लिए कहा कि एफआईआर रद्द होनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट एक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहा, जो शिकायत कर रहा था कि उसे उसके टीवी चैनल में व्यक्त किए गए विचारों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्य आपराधिक कानून का इस्तेमाल नागरिकों को परेशान करने या उनके लिए एक उपकरण के रूप में नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आपराधिक कानून उत्पीड़न का औजार नहीं बनना चाहिए। जमानत मानवता की अभिव्यक्ति है। न्यायालय ने कहा कि अगर किसी की निजी स्वतंत्रता का हनन हुआ हो तो वह न्याय पर आघात होगा। उन नागरिकों के लिए इस अदालत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते जिन्होंने प्रथम दृष्टया ये दिखाया कि राज्य ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ को रिहा कर दिया था। कोर्ट ने गोस्वामी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को तकनीकी आधार पर गलत बताया था और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया था कि आदेश का तुरंत पालन किया जाए। कंगना के ऑफिस तोड़े जाने के मामले में हाईकोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकारा और साथ ही संजय राउत को भी लपेटे में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही कुछ हाल मुंबई पुलिस का किया। अब सवाल यह है कि इस दोहरे झटके के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार और उनकी मुंबई पुलिस कानून के आधार पर काम करना शुरू करेंगे या फिर जैसे कंगना रनौत के खिलाफ किया, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किया, उसी रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी। इस बात पर सबकी नजर रहेगी। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। एक दिन पहले हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के चेयरमैन से इस्तीफा देने के ठीक अगले ही दिन सुवेंद्र अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही टीएमसी में बगावत की शुरुआत हो गई। वजह ये कि शुभेंदु अधिकारी के करीबी 2 दर्जन से ज्यादा विधायक किसी भी वक्त पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सुवेंदु अधिकारी के लिए पहले से ही पलक पावड़े बिछाए बैठी है। अब किसी भी दिन सुवेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीति का जिम्मा प्रशांत किशोर को दिया और इसके बाद से ममता बनर्जी के कई विधायक नाराज हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली सुरक्षा को भी छोड़ दिया। सूत्र बताते हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं और आगे बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पोस्टर से ममता बनर्जी की तस्वीर भी हटवा दी थी। सौगत राय ने उनके साथ हाल ही में 2 बार बैठकें की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के इशारों पर पार्टी चलती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर के इशारों पर ही पार्टी की दिशा तय हो रही थी। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। शुभेंदु ने ऐसे समय पर हुगली रिवर ब्रिज कमीशन चेयरमैन पद और मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जब उनके पाला बदलने को लेकर अटकलें लग रही हैं। ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले दिग्गज टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी करीब 30 से 40 सीटों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि पूर्वी मिदनापुर जिले से आने वाले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में वो पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल शुभेंदु ने अपना सियासी पत्ता नहीं खोला।
मगर उन्होंने लगातार 2 पदों से इस्तीफा देकर संकेत दे दिया है कि वह अब टीएमसी में टिकने वाले नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी की ममता बनर्जी से बगावत की तस्वीर उस वक्त सामने आई जब गुरुवार को ट्रांसपोर्ट मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मिदनापुर के नंदीग्राम में एक रैली को संबोधित किया, जहां आज से 13 साल पहले पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। इसी की याद में हुए एक कार्यक्रम में नंदीग्राम में शुभेंदु ने सभा को संबोधित किया। इसी नंदीग्राम की घटना ने ममता बनर्जी को बंगाल की कुर्सी तक पहुंचाया था। उस रैली में शुभेंदु ने कहा था कि पत्रकार और राजनीतिक पर्यवेक्षक मेरे राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे मुझे उन बाधाओं के बारे में बात करते हुए सुनना चाहते हैं जो मैं झेल रहा हूं और जो रास्ता मैं लेने जा रहा हूं। मैं इस पवित्र मंच से अपने राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं करूंगा। शुभेंदु बंगाल में काफी ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनका प्रभाव न सिर्फ उनके क्षेत्र में बल्कि पूर्वी मिदनापुर के अलावा आसपास के जिलों में भी दबदबा है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे थे। इसके अलावा जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बंगाल में संगठनात्मक बदलाव किए उससे भी वे नाखुश थे। साथ ही शुभेंदु अधिकारी चाहते हैं कि पार्टी राज्य की 65 विधानसभा सीटों पर उनकी पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। पूर्वी मिदनापुर को कभी वाम पंथ का गढ़ माना जाता था, मगर शुभेंदु ने अपने राजनीतिक कौशल से बीते कुछ समय में इसे टीएमसी का किला बना दिया। अगर वो टीएमसी छोड़ते हैं तो ममता बनर्जी को काफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी उन्हें मनाने में जुटी है। शुभेंदु के भाई दिव्येंदु तमलुक से लोकसभा सदस्य हैं, जबकि 3 भाई बहनों में सबसे छोटे सौमेंदु कांति नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।